भी मेरे शौक थे, जो भी पहनना, बाहर जाना, घूमना-फिरना, सब कुछ बंद कर दिया। क्योंकि पेरेंट्स से भी अगर बात करनी थी, तो उनके फ़ोन से बात करनी होती थी, मैं पर्सनल फ़ोन से उनको कॉल नहीं कर सकती थी। उसके बाद गाली-गलौज, मार-पीट करना शुरू हो गया था। उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी हम जो हमारा बेबी है उसको मिस करवा देते हैं क्योंकि मैं फाइनेंशियली और मेंटली इस तरह से रेडी हुई नहीं कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। उन्होंने ही मुझे ये सीख दी थी कि बेटा जिससे शादी करो, उसी के नाम की चुनर ओढ़ के जीना, उसी के नाम की चुनर ओढ़ के हमें मरना है। मुझे ये समझ आया कि क्या मैं ज़िंदगी जी रही हूँ? इसको ज़िंदगी जीना बोलते हैं क्या? मैं तो सिर्फ सांसें काट रही हूँ। हाय, आई एम रूपल कंजारा। गुजरात के एक नवसारी स्मॉल टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ। एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स फैमिली जहाँ पे एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग होती है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होती है। एक छोटे से रेंटेड हाउस में मैं अपने फैमिली के साथ एक रूम किचन में रहती थी, जहाँ पे 8 से 9 लोग हम एक साथ रहते थे। जहाँ पे बेसिकली जो फीमेल होती थी, उनका यही होता था कि घर सँभालना, बच्चे सँभालना और जो मेल होते थे वो काम पे चले जाते थे। बच्चों को जो करना है, बच्चों में भी अगर मेल है मतलब बॉय है तो उनके लिए कुछ अलग थॉट प्रोसेस होती थी, अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए कुछ अलग थॉट प्रोसेस होती थी। मतलब ना फ़ोन यूज़ करना, ना व्हीकल यूज़ करना, ना अकेली लड़की को कहीं बाहर जाना, ना एजुकेशन ख़त्म करना। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करो और फिर शादी करके अपने घर चले जाओ और फिर ज़िम्मेदारी से मुक्त। ऐसे माइंडसेट वाली मेरी फैमिली थी, जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई। शुरू में मुझे भी यही लगा कि आते-आते वक़्त में मुझे भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी क्रिएटिव माइंड के साथ, काफ़ी बिज़नेस थॉट्स मेरे बचपन से ही थे, तो मुझे लगा था कि मैं स्टडी के बाद ये सारी चीज़ों को चेंज करूँगी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी यही बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन खत्म करो, फिर शादी करो और अपने घर चले जाओ। जैसे ही मेरा प्राइमरी एजुकेशन खत्म हुआ, बड़ी मुश्किलों से मुझे अलाउ किया कि ठीक है मैं अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करूँ। 10th स्टैंडर्ड में जब मैं आई तब मैंने उनको बोला कि मुझे सीए बनना है। तो मुझे मना कर दिया कि कोचिंग के लिए तो तुझे अप डाउन करना पड़ेगा, किसी और सिटी में जाना पड़ेगा, मतलब घर से बाहर अकेले जाना। तो ये सब तो हमारे यहाँ अलाउड ही है नहीं। अगर करना है तो घर पे रह के जो भी कर पाओ वो कर लो। फिर सोचा कि चलो करना ही है ना मुझे, तो मैं घर पे रह के कर लेती हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, एग्ज़ाम आई और रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट ये आता है कि उस टाइम पे बिना कोचिंग लिए मैंने इंडिया में रैंक होल्ड किया था उस टाइम पे भी। और फिर उनको लगा कि चलो एक और स्टेप आगे जाने की परमिशन देते हैं। उन्होंने मुझे आईपीसीसी करने की परमिशन दी। वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। उसके बाद अपनी इंटर्नशिप खत्म की और फाइनली वो मोड़ आया जहाँ पे हमारे यहाँ पे शादी की बातें शुरू होने लगी थी, रिश्ते आने शुरू हो गए थे। और फॉर्च्यूनेटली तब एक ऐसा रिश्ता आता है जहाँ पे सामने से मुझे ये बोला जाता है कि शादी के बाद आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो, आपको जॉब करना है, जॉब करो, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करो। तो मेरे मन में एक अच्छे विचार शुरू हुए, मैं काफ़ी पॉज़िटिव हुई कि चलो यहाँ पे मेरे ये सारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुए, तो अब शादी के बाद पूरे होंगे। मैंने ख्वाब सजाना शुरू किए, सोचने लगी कि शादी के बाद मेरी लाइफ़ पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी और ये सब सोच-सोच के जैसे ही शादी का दिन आता है, शादी हो जाती है, मैं ससुराल पहुँच जाती हूँ और वहाँ जब मैंने देखा तो पूरी की पूरी चीज़ अलग थी। मतलब मुझे जो बताया गया था कि आप पढ़ाई कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, सबसे पहले वो सारी की सारी चीज़ें मुझे डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बंद करवाई। जैसे मेरा कोचिंग जाना तो मुझे बोला गया कि अगर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो अगर फीमेल है तो ही तुम्हें जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। अगर वो पढ़ाने वाला भी फीमेल है तो ही जाना है, अगर कोई मेल पर्सन पढ़ा रहा है तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है। तो ऐसे करके पहले मेरा एजुकेशन स्टॉप करवाया। फिर जो मैं काम कर रही थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी से मुझे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था। जो भी मेरे पास पैसे आते थे मतलब किसी ने शादी में कुछ दे दिया, कभी किसी फेस्टिवल में मुझे किसी ने कुछ दिया, रक्षाबंधन, बर्थडे, कभी भी मेरे पास कैश या फिर पैसा आता था, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। तो फिर उसको वहाँ पे बोला कि हमारे घर की बहू है, वो सट्टेबाज़ी नहीं करती, स्टॉक मार्केट तो सट्टेबाज़ी होती है तो ये बंद करो। तो वहाँ पे भी मुझे स्टॉप करवा दिया और फिर अल्टीमेटली सिर्फ़ घर में रहो, घर का काम करो और मेरा जो काम है मतलब मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, वो जो काम करते थे, उसी काम में मुझे उनकी हेल्प करनी है, इस तरह से।
मैंने सोचा ठीक है चलो अगर ये सारी चीज़ें छोड़ के भी पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहता है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहती है, मेरे पेरेंट्स खुश रहते हैं, तो एक बार के लिए ये सब छोड़ देती हूँ। तो मैंने वो सब छोड़ के फिर उनके जो भी डिमांड थी उस तरह से रहना शुरू कर दिया। सारे फ्रेंड से कट ऑफ कर दिया, सब जो भी मेरे शौक थे, जो भी पहनना, बाहर जाना, घूमना-फिरना, सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि पेरेंट्स से भी अगर बात करनी थी, तो उनके फ़ोन से बात करनी होती थी, मैं पर्सनल फ़ोन से उनको कॉल नहीं कर सकती थी। पहले वो मेरे पेरेंट्स से बात करते, मेरे पेरेंट्स जब भी फ़ोन करें तो पहले उनको उनसे बात करनी, फिर मुझसे बात करें। इस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स करना ये सब शुरू हो गया था। तो फिर वो धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लगी थी, उसके बाद गाली-गलौज, मार-पीट करना शुरू हो गया था। फिर लगा कि यार ऐसी तो ज़िंदगी नहीं सोची थी। फिर धीरे-धीरे चीज़ें कुछ इस तरह से बिगड़ी कि अब ऐसा होने लगा था कि उनके काम में भी अगर मैं काम में हाथ बटाती हूँ, तो वो ये सोचते हैं कि तू मेरे साथ कहीं आती है ना, तो वहाँ पे वो मेल बंधा था, तो उसको देख रही थी। अगर हम कहीं घूमने जाते थे, वहाँ पे अगर नाश्ते के लिए बैठे एक एक पानी पूरी खाने हम गए, वहाँ पे भी मुझे ये बोला गया कि तू उस पानी पूरी वाले को देख रही थी। उनका खुद का एक इवेंट था जो मैंने खुद ने ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं वो वहाँ पे सब कुछ लाइटिंग और वो सब चेक कर रही थी, तो मुझे बोला गया कि तू उस इलेक्ट्रीशियन को देख रही थी। तब मुझे ये लगा कि मतलब हद है इस इंसान की माइंडसेट मतलब किस लेवल पे दिन-ब-दिन गिरती जा रही है कि वो हर चीज़ में यही सोच रहा है कि मेरी वाइफ़ मतलब किसी और के साथ मैं वो चीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन मुझे सुनना पड़ता था। क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती थी, वहाँ पे डिवोर्स लेना, सेपरेट हो जाना या मायके वापस आ जाना, मतलब लड़की में ही कुछ कमी होगी, लड़की का ही कुछ व्यवहार अच्छा नहीं होगा या फिर लड़की में ही कुछ उसने ही कुछ उल्टा-सीधा कहा होगा या किया होगा अपने ससुराल में, तभी ये वापस आई है। और इस तरह से मैंने कभी अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ये बताई नहीं कि इतने सारे इश्यूज़ मेरी लाइफ़ में चल रहे हैं। हाँ, कभी-कभी जभी भी वो मेरे ससुराल आते थे, तो वो देखते थे क्योंकि सामने वाला बंदा जिस माइंडसेट में था, उसको ये ख़्याल नहीं रहता था कि आज ये आए हुए हैं, तो वो एटलीस्ट उस टाइम पे मेरे साथ वेल बिहेव्ड करे। तो कई बार मेरे पापा मुझे बोलते थे कि अगर हमारे सामने ये तेरे से ऐसे बिहेव कर रहा है, तो अकेले में तो क्या कर रहा होगा? फिर उन्होंने कई बार मतलब जभी भी वो मेरे पे हाथ उठाते थे, बहुत सारी बात ऐसा हुआ कि कभी मुझे हाथ में चोट लगी, कभी सर पे चोट लगी, कभी पाँव में चोट लगी। तो बहुत से बार वो ज़ख्म भी उन्होंने देखे हैं। तो पूछते थे कि ये क्या हुआ है? और हर बार मैं टाल देती थी, लेकिन उनको भी चीज़ें समझ आ रही थी कि हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, ये क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली तब होने लगा था। और मेरा जो कॉन्फिडेंस पहले था और वो तब देख रहे थे, उसमें भी उनको वो फ़र्क दिख रहा था। फिर चीज़ें इस तरह से मैंने भी कुछ टाइम तक चलाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो हर लड़की का एक सपना होता है, हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है माँ बनने की। मेरी लाइफ़ में भी वो स्टेज आया। अ, आई वाज़ प्रेग्नेंट विथ 2 मंथ लेकिन मुझे बताया गया कि अभी किसी को नहीं बताना है। तो सिर्फ़ ये बात हम दोनों के अलावा उनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स सिर्फ़ उन्हीं को बताना है ये बोला था और तेरे पेरेंट्स को भी जब वक़्त आएगा तब बताएँगे, अभी नहीं बताना है। मैंने बोला ठीक है नहीं बताएँगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके भाई ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो पूरे कर्ज़े में चले गए और हमारे पास जो भी था वो सब कुछ उन्होंने उनको दे दिया। इवन मेरे खुद की भी जो स्टॉक मार्केट की जिसको वो सट्टा बोल रहे थे, वो स्टॉक मार्केट की कमाई भी वो अपने भाई को दे के आए। मेरी ज्वेलरी जो थी, इवन जो बोलते हैं ना कि हर शादीशुदा लड़की का गहना होता है, नाक में जो हम चूक पहनते हैं या पाँव में जो पायल पहनते हैं, वो भी उन्होंने मेरे पास रहने नहीं दिया, वो भी ले लिया और वहाँ पे जाके दे के आए। हमारा घर था जो जो सिर्फ़ अभी 3 महीने के बाद हमें पोज़ीशन मिलने वाली थी, वो घर भी कैंसल करवा के वो पैसा भी वहाँ पे दे दिया। बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी हम जो हमारा बेबी है उसको मिस करवा देते हैं क्योंकि मैं फाइनेंशियली और मेंटली अभी इस तरह से रेडी हुई नहीं कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ और मैंने तब बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सब ठीक हो जाएगा, हम लोग सब कर लेंगे, मुझे भी कुछ काम करना पड़ा तो मैं भी कर लूँगी।
हो जाएगा सब कुछ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी और ये डिसीज़न उनका खुद का था जिसमें ना उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, ना मेरे पेरेंट्स को उन्होंने इन्वॉल्व होने दिया। और ज़बरदस्ती से उस टाइम मेरे पास वो मेडिसिन मुझे खिला के वो चाइल्ड मेरा मिस करवाया। और उस टाइम पे भी मेरे साथ ना अच्छे से व्यवहार हुआ, ना अच्छे से मुझे ट्रीट किया गया, ना कोई अ, ऐसा ऐसा वक़्त जहाँ पे एक माँ की ज़रूरत होती है, एक लीडी की ज़रूरत होती है। मैं मेरे पास ना मेरी सासू माँ थी, ना ही मेरी मदर थी। वो टाइम भी मैंने निकाल दिया कि चलो हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, गुज़र जाएगा ये वक़्त भी। फिर थोड़े टाइम बाद मैं अपने मायके आई थी। पापा ने देखा कि अब इसकी हेल्थ भी बिगड़ रही है, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। फिर उन्होंने ये हमारी जो सिचुएशन थी, फाइनेंशियल सिचुएशन, उसको समझा और उन्होंने बोला कि आप पहले से बिज़नेस वापस से शुरू करो, मैं हेल्प करता हूँ और आप यहाँ पे आके रहो। यहाँ पे जो भी हमारा बिज़नेस सेटअप है, मेरे पापा काफ़ी वेल सेटल थे उस टाइम पे, तो उन्होंने हमें ये ऑप्शन दिया। फिर उनसे बात की मेरे हस्बैंड से और वो एग्री भी हो गए कि चलो हम आ जाते हैं इस तरह से। और जैसे ही हम आ गए नवसारी रहने, चीज़ें 1-2 महीने सही तरह से चली, फिर वापस से वो सब वायलेंस एंड वो शुरू हो गया। और एक टाइम ऐसा आया जब एक छोटी-सी बहस हमारे बीच में हुई और उस छोटी-सी बहस में उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से हिट किया, जिसकी वजह से मेरे मुँह से, नाक से, कान से एक साथ ब्लड निकलना शुरू हुआ। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब वो बोलते हैं ना कि आस-पास एकदम से सन्नाटा छा गया। उनकी 5 उँगलियों के निशान मेरे गाल पे थे और मुँह से, नाक से, कान से सिर्फ़ खून बह जा रहा था। और तभी अचानक मेरे पापा वहाँ आए और उन्होंने मुझे इस हाल में देखा। और बट ऑब्वियस है, कोई भी पिता अगर अपनी बेटी को इस तरह से देखेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो अपने आप पे काबू रख ही नहीं पाएगा। और वही मेरे पापा से भी हुआ। उन्होंने उसको बोला कि ये क्या किया आपने ऐसे। और उन्होंने बोला कि ये हमारे हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, आप इसमें कुछ नहीं बोलोगे। और जब मेरे पापा को ये सुन के और गुस्सा आया कि ये आपकी वाइफ से पहले मेरी डॉटर भी है और वाइफ के साथ भी कोई ऐसे बिहेव नहीं करता। और इस हाथापाई में उन्होंने मेरे पापा को भी हिट कर दिया और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर आया। तब मुझे लगा कि अब चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा खराब हो रही है। मेरे पापा अपने हाथ का फ्रैक्चर छोड़ के मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल की जो वो रात थी, वो आज भी मुझे याद है। मैं वो सोच रही थी कि अब मुझे इस तरह से नहीं रहना है, अब मुझे ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए। पर जो फैमिली की जो सीख थी ना, मतलब जो दादी मेरी थी, जिनका ये प्रभातिया मैं शुरू से सुन रही थी, उन्होंने ही मुझे ये सीख दी थी कि बेटा, जिससे शादी करो, उसी के नाम की चुनर ओढ़ के जीना, उसी के नाम की चुनर ओढ़ के हमें मरना है। तो ये सीख मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मैं इतना नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, मुझे ये कर लेना चाहिए, हो जाएगा। तो उस रात दादी के वर्ड्स वापस से मुझे सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा, ज़िंदगी जीना है। तो मुझे ये समझ आया कि क्या मैं ज़िंदगी जी रही हूँ? इसको ज़िंदगी जीना बोलते हैं क्या? मैं तो सिर्फ़ साँसें काट रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि ज़िंदगी जीना है, जीने का मतलब होता है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो यहाँ ना तो खुशी है, ना मेरी खुद की खुशी है, ना मेरे परिवार की खुशी है, ना मेरे अपनों की किसी की खुशी है। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। अपने आप को इस लेवल पे मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। और वो जो रात थी, वो जो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तब जो मेरे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, वहीं पे मुझे सेकंड थॉट ये भी आया कि चलो बगावत करने से बेटर है, यहीं पे लाइफ़ को ख़त्म कर देते हैं। तो एट अ टाइम मेरे माइंड में 2 चीज़ें चल रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ और या तो फिर मैं दादी के जो वर्ड्स हैं, उसको वापस से जीना शुरू करूँ। जो उन्होंने मुझे बोला था कि ज़िंदगी जीने को बोला है तुझे, तुझे ये नहीं बोला कि तू ज़िंदगी काट। उस टाइम पे मैंने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन लिया कि चलो, ऐसा है वो तो है, लेकिन अब ऐसा रहना नहीं है, उसको चेंज करना है। दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल में ही मैंने अपने पापा से बात की। मैंने उनको बोला कि पापा, आप जो चाहते हो ना कि मैं इस इंसान के साथ अलग हो जाऊँ, सेपरेट हो जाऊँ,
अब मुझे सेपरेट होना है। तकरीबन 1 डेढ़ साल तक मैं अपने मायके रही थी। वो जो सेपरेशन का टाइम था, मुझे पहले ये लगा था कि चलो मैं मायके में हूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे वो फिज़िकल वायलेंस से मुक्ति मिल गई। अब मेरे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, अब मुझे किसी की गाली-गलौच नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन चीज़ें और बदतर हुई क्योंकि सोसाइटी के ताने शुरू हुए। लोग जभी भी आते थे, उस नज़र से देखते थे कि हाय बेचारी, ये बेचारी, क्या हो गया इसके साथ? अब इसका क्या होगा? अब आप लोग क्या करोगे? तो मेरी मदर ऑब्वियसली वो भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से ही बिलॉन्ग करती है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से ही बिलॉन्ग करती है, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके घर करने लगी। उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी, उसको ये लगने लगा कि मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी है जो लोग उसको इस नज़र से देख रहे हैं। मतलब अब आगे उसका क्या होगा? क्योंकि उसका माइंडसेट यही था कि अगर एक लड़की की शादी नहीं होती है या नहीं टिकती है, दैट मीन्स वो लड़की फेल हो जाती है अपनी लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पापा का थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो गया। मतलब एक टाइम जो ऐसा था जहाँ पे मुझे फ़ोन अलाउड नहीं था, फ्रेंड्स अलाउड नहीं थे, बाहर जाना अलाउड नहीं था, अकेले कुछ करना अलाउड नहीं था। अब वो सारी की सारी फ्रीडम, वो सारी की सारी परमिशन उन्होंने मुझे दी। उन्होंने मुझे बोला, "बच्चा तुझे जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे तू कर। जो काम तुझे करना है वो काम तुझे कर। तुझे परिवार की या समाज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, अगर तुझे कोई भी बोले तो जवाब मुझे देना है, तुझे किसी को जवाब नहीं देना है।" और तब जाके मुझे ये हौसला मिला कि चलो अगर पापा है ना तो सब कुछ हो जाएगा। तब मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मुझे इन सब से बाहर निकल के सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद पे फ़ोकस करना है। और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। पिछले डेढ़ साल का जो भी मेरा स्ट्रगल था, उसके गिफ्ट में मुझे साथ में कुछ फिज़िकल इश्यूज़, कुछ मेंटल इश्यूज़ मिले थे, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, माइग्रेन, थायरॉइड, इवन मैंने अपना वेट भी अप टू 30 केजी पुट ऑन कर लिया था। एट दैट टाइम आई वाज़ 89 केजी, और उसके साथ थायरॉइड, माइग्रेन, लो प्रेशर, ये सारी बीमारियाँ भी आ गई थी। और स्लीपिंग पिल्स और पेन किलर तो मैं चॉकलेट की तरह खाने लगी थी। मतलब दिन के 3-3 4-4 पेन किलर, रात में 3-3 4-4, जभी भी स्लीपिंग पिल्स ना लूँ तब तक नींद ना आए। रात जैसे होने को आए, डर लगता था कि यार सब सो जाएँगे लेकिन मुझे तो जागना पड़ेगा क्योंकि नींद नहीं आएगी। तो रातों से डर लगने लगा था, अंधेरों से डर लगने लगा था। लेकिन जब वो डिसाइड किया कि अब ये नहीं चाहिए, अब इससे बाहर निकलना है, तब सिर्फ़ 4 या 5 महीना मुझे लगे। 4 या 5 महीने सिर्फ़ मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया, अपने विल पावर पे काम किया, और उसके बाद मैं मेडिसिन फ्री लाइफ़ जीना शुरू कर कर चुकी थी। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स क्या होते थे मैं भूल चुकी थी। और इवन जो चीज़ें मैंने सफ़र की, मैंने अपने आस-पास कई औरतों को भी ये सब सफ़र करते हुए देखा। तब मैंने ये ठाना कि इंसान अगर सिर्फ़ अपने लिए ही जिया तो क्या जिया? अगर अपने आस-पास कोई ऐसा बंदा है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर उसकी बातें सुन के या उसको 2 शब्द बोल के मैं मोटिवेट कर पाऊँ, तो चलो क्यों ना मैं ये करूँ। तब मुझे ये समझ आया कि अल्टीमेटली सब कुछ पाके भी लास्ट में अगर पैसा नहीं होगा ना, तो कहीं पे भी रिस्पेक्ट या जगह नहीं मिलने वाली है। फिर जो मेरा पैशन था स्टॉक मार्केट का, उसी को मैंने बिज़नेस बनाना शुरू किया। मुझे जो कन्यादान में गहने मिले थे, वही गहने मैंने अपने पापा को वापस दिए और उनको बोला कि आप इसकी जो भी अमाउंट होती है ना, उसको आप मुझे एनकैश करके दो और इसी से मैं अपना बिज़नेस शुरू करती हूँ। और सीधा उस गहने की जो अमाउंट थी, जो कि तकरीबन 15 लाख जितनी थी, उस 15 लाख को मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। हर पेरेंट से आज जो स्टॉक आशा के माध्यम से मैं हर पेरेंट से सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को भले ही आप बेसिक एजुकेशन सिखाओ, घर काम सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, पर उसके साथ-साथ कुछ लाइफ स्किल भी सिखाओ। क्योंकि जब ज़िंदगी इम्तिहान लेगी, तो स्कूल में सीखे गए मैथ्स का कैलकुलेशन, इंग्लिश का कोई ग्रामर, साइंस का कोई फ़ॉर्मूला या किचन की कोई रेसिपी काम नहीं आएगी। तब जो काम आएगी ना, वो होगा उनका विल पावर और माइंडसेट। जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैंने वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म की है अपनी लाइफ़ में से फ्रॉम सुसाइड टू सक्सेस, तो उसके लिए सिर्फ़ 2 ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक मेरा माइंडसेट
और एक मेरा विल पावर। और यही चीज़ें मैंने खुद की है और यही लाइफ की सबसे बड़ी स्किल होती है। अगर इसको हासिल कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज घर के एक कमरे से मैंने एक काम की शुरुआत की थी, वहाँ से लेके आज मैं 5 कंपनीज़ रन कर रही हूँ। माइनस में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज तकरीबन सालाना 100 करोड़ से ऊपर का मेरी कंपनी का टर्नओवर है। और फाइनली आज के कुछ साल पहले मैंने अपने विजन बोर्ड पे एक विजन बना के रखा था कि मुझे एक ना एक दिन जो स्टॉक में जाना है। मुझे तब पता नहीं था कि जो स्टॉक क्या है, क्या कर रहा है, वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस एक मन में एक विचार आया, एक विजन बनाया और मैंने अपने विजन बोर्ड पे वो लिख के रखा कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 मुझे वहाँ पे जाना है। और आज 2025 में मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके आप सबके सामने अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि मतलब जो स्टॉक किस लेवल पे काम कर रहा है, यहाँ जो हमारे जो यूथ है, उनको किस तरह से मोटिवेशन मिल रहा है, कितने सारे लोगों को ट्रांसफ़ॉर्मेशन मिल रहा है। एक स्टोरी कहीं न कहीं कोई बंदा आज अभी सुन रहा होगा, वो किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी पॉइंट पे ट्रिगर कर पाएगा या कनेक्ट कर पाएगा कि ये तो मेरी वाली स्टोरी है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मुझे भी ये लगा था, मुझे भी ये फ़ील हुआ था, मुझे भी ये लगा था और अब शायद वो अपना डिसीज़न चेंज करे, अब शायद वो लाइफ़ को किसी और पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करे, अब शायद उसको ये लगे कि नहीं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो आई वुड लाइक टू थैंक एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू जोश टॉक कि मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया एंड आई विश कि जो भी आप लोग यहाँ से लर्निंग लो, जो भी यहाँ से आपको सुनने को मिले, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो क्योंकि कितना भी हम लोग जान ले, सुन ले, सीख ले, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो वो सारी की सारी चीज़ें यूजलेस होती है। थैंक यू सो मच।